बड़ा ही टेढ़ा सब्जेक्ट है, गहरा राज्य, डीप स्टेट है क्या ये? क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण साहब। लोगों को भिड़ाओ देश के अंदर, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको भड़वा के लड़ाते रहो तो इनका दिमाग इन चीजों में नहीं आएगा। और ऐसे सरकार को रखो जो मेरी चुनिंदी सरकार। किस तरह की सरकार? डमी रिफ्लेक्शन ऑफ डीप स्टेट। आज के ज़माने में जो नया तेल है वो क्या है? डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो तभी देखिए आप जितने डेटा वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो अभी नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं। तो उनको चीन को तोड़ना था, उसके टक्कर में और कौन था? भारत। अगर भारत को लेना है तो जो राउंड टेबल में सोच वाले बैठे हैं उनको निकालना है। उनके पास तो इतने सालों से, 7 दशक से उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो इतने जल्दी छोड़ देंगे? कहते हैं कि भारत से बहुत पैसे चुराए गए, 41, 45, 50, ये तो नोन है। ये पैसा गया कहाँ? इनकी इकोनॉमी में तो नहीं है। अगर इकोनॉमी में होती तो इनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। तो ये गया कहाँ? जॉर्ज सोरोस एक्चुअली लेफ्टिस्ट है, ऑर्फन है। ये हंगरी से भागा था, कहते हैं भागा था, लंदन आया और वहां से टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा। अरे भाई, पैसे किसने दिया इसको? कंपनी खड़ी कर दी, ये सब खड़ा कर दिया, पैसे किसने दिए? एक यूएस का एक बड़ा अच्छा पोस्टर है, वो मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा है। वो आपके तरफ पॉइंट करके पूछ रहा है, आस्क नॉट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन फॉर यू, व्हाट हैव यू डन फॉर दिस। यूक्रेन का अगर जंग देखें, जो वॉर चल रही है वहाँ पर ब्लैक रॉक से सप्लाई होते हैं वेपन्स, और ब्लैक रॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको रीबिल्ड करने का। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, ब्लैक रॉक पैसे बनाएगा। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार। बड़ा ही टेढ़ा सब्जेक्ट है, गहरा राज्य, डीप स्टेट है क्या ये? क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण साहब एंड योर्स ट्रूली। दोज ऑफ यू डोंट नो मी, मेरा नाम आदि अचिंत है। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और कहीं ना कहीं डीप स्टेट और ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बात करी है हमने मेरे प्लेटफॉर्म पे। सो शुरू करें। सबसे पहले मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये देखिए बहुत लोग बोलते हैं ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। हमने डिस्कशंस में इसको एक बेसलाइन दिया और इसको बताया कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी किस तरह से एक्चुअल ग्राउंड पे होती है। सो कई लोग इसको बहुत नाम देते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, दैट्स फाइन, वो सब अलग है। बट हमको एक भारतीय नज़रिए से एक समझना पड़ेगा इसको क्या है, किस तरह बिहेव करता है और कहाँ पर किस तरह ये चलता है। डिफीट से पहले समझना पड़ेगा है क्या? ये बला है क्या? कहाँ बैठती है? लेकिन एक सवाल बिफोर मैं सर को दूँ, एक सवाल आप सबसे आपके लिए मैं पूछूँगा। कहते हैं कि भारत से बहुत पैसे चुराए गए। कितने? 41, 45, 50, ये तो नोन है। भारत से चुराए गए, उसके बाद अफ्रीका से चुराए गए, ब्लड डायमंड्स के बारे में आपने सबने सुना होगा, गोल्ड दिस दैट, स्लेव ट्रेड। ये पैसा गया कहाँ? इनकी इकोनॉमी में तो नहीं है। अगर इकोनॉमी में होती तो इनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। तो ये गया कहाँ? ये सवाल हमने एक दूसरे से पूछा था एक टाइम पे, जब हमने ये रिसर्च शुरू करी थी। सो सर, ये गया कहाँ पैसा? ये गया है जो पुराने रजवाड़े थे, जिनके कॉलोनीज थे, यूरोपियन कॉलोनीज, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरते हुए जो पहले के खानदानी यूएस के एमएनसीज थे। तो कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। 18वीं, 19, 20वीं सदी में यूरोप के तमाम देशों के कॉलोनीज हुआ करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और यूएस ने उनको बताया कि भाई आप कॉलोनीज नहीं रहेंगे। अब चला दिमाग, कॉलोनीज गए तो हम गए, पैसे कहाँ से आएंगे रजवाड़ों के पास? तब निकल के आया ये डीप स्टेट कि कॉलोनीज गए, और जहां जहां कॉलोनीज था वही आज आपको ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं।
वैश्विक उत्तर देश, और कहाँ कॉलोनीज थे? वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ। तो ये पूरा प्लान है ग्लोबल साउथ को डोमिनेट करने के लिए। आज नाउ डीप स्टेट जो है एक कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। जो पुराने रजवाड़े थे, राजा महाराजा, और कुछ जो ओनर्स थे, प्राइवेट ओनर्स ऑफ द यूएस एमएनसीज, उनका क्राउन काउंसिल है। ठीक है, उसके नीचे आता है उनके चुनिंदे सलाहकार जो उनके लिए काम करते हैं, उसको कहते हैं कमिटी ऑफ 300। अब वो 100 है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, ये तो छुपा हुआ है, हमें मिला नहीं। उसके नीचे है जो एग्जीक्यूटिव है, ये पॉलिसी बना देते। इनका मतलब है कि ग्लोबल साउथ को चूस के उनके पैसे हमारे पास आने चाहिए, और इनके दिमाग जो लगाते हैं पैसे के लिए, दो खानदान हैं, एक यूरोप का है और एक यूएस का है। दोनों जूइश खानदान है। एक रॉथस्चाइल्ड है, हालांकि कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं टूट चुका है, ये है, टूटा है लेकिन क्रॉस इन्वेस्टमेंट करके अभी भी पूरी पकड़ है उनकी। और दूसरे तरफ है रॉकेफेलर। ठीक है, अब राउंड टेबल पॉलिसी अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा कि किस तरह से मैं चूसूं। कैसे चूसोगे? आपस में लोगों को भिड़ाओ, देश के अंदर छोटी छोटी चीजों के लिए उनको भड़वा के लड़ाते रहो, तो इनका दिमाग इन चीजों में नहीं आएगा। और ऐसे सरकार को रखो जो मेरी चुनिंदी सरकार है। किस तरह की सरकार? डमी रिफ्लेक्शन ऑफ डीप स्टेट। अगर सुमित सरन जी कहते हैं हर स्टेट में, हर देश में डीप स्टेट है, वो ऊपर का रिफ्लेक्शन है। कैसे रिफ्लेक्शन है? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, खानदानी पॉलिटिशियंस। अगर वो नहीं है तो खानदानी डिक्टेटर्स। अगर वो भी नहीं मिलता है तो बैकग्राउंड डिक्टेटर्स जैसे पाकिस्तान आर्मी है। तो वो वही कहेंगे जैसे ऊपर से डीप राउंड टेबल बोलेगा, डीप स्टेट नहीं। डीप स्टेट का और राउंड टेबल के बीच में जो मीटिंग होता है एनुअली, वो है बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस। हर साल होता है, अप्रैल में उनका एजेंडा निकलता है। वो ये 54 में खड़ा हुआ था। वो जान गए थे कि यूएस के बगैर यूरोप टिक नहीं पाएगा। तो ये बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस के अंदर ही यूरोप, यूएस के बंदों को लाया गया इनके साथ। राउंड टेबल में बंदे कौन है? जॉर्ज सोरोस, ओबामा, आपके क्लिंटन, बाइडेन, इस तरह के लोग राउंड टेबल में हैं। ये डीप स्टेट नहीं है, ये डीप स्टेट के नुमाइंदे हैं। उनका पैसा तकरीबन 10-12 हेज फंड्स हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन, वो इन्वेस्ट करते हैं। प्रमुख हैं जैसे वैनगार्ड है, ब्लैक रॉक है, स्टेट स्ट्रीट है। अब ग्लोबल जीडीपी 100 ट्रिलियन है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि ये हेज फंड्स, जो ये खानदानी लुटेरे हैं, 550 ट्रिलियन। अब आप समझ रहे हैं कि पैसे कैसे बोलता है? 5 टाइम्स द ग्लोबल जीडीपी। तो ये ट्रम्प शम्प ये सब कोई पॉलिसी नहीं बनाते, ये वहां से बन के आता है और खास बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस में बनता है। और राउंड टेबल में आ गए लेफ्टिस्ट। जॉर्ज सोरोस एक एक्चुअली लेफ्टिस्ट है, ऑर्फन है। ये हंगरी से भागा था
सोवियट्स कहते हैं भागा था, लंदन आया और वहां से टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा। अरे भाई पैसे किसने दिए इसको? पैसे कहाँ से आ गए? कंपनी खड़ी कर दी, ये सब खड़ा कर दिया, पैसे किसने दिए? ये सब हाथ लगा के दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा हो गया कि गराज में था। ऐसे तो गराज में कई लोग ने बनाए थे, माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों बड़ा? और आज बिल गेट्स राउंड टेबल पे क्यों बैठा है? मार्क जुकरबर्ग राउंड टेबल पे क्यों बैठा है? तो ये समझ आता है कि उन्होंने इनके पॉलिसीज को फर्दर करने के लिए ये सारा कुछ खड़ा किया। बड़ी अच्छी सोच है। अब ये इनको दे दिया, ये लेफ्टिस्ट को ले लिए, चीन बढ़ रहा था, चीन को लिया और दंगे फसाद करने के लिए काफ़ी 51 देश हैं ग्लोबल साउथ में जो मुसलमान देश हैं, तो उन्होंने जिहादियों को भी ले लिया साथ में कि भाई अच्छे प्यादे हैं, ये लड़ते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे और मैं प्रेम से पैसे लूट लूट के अपना बैंक में पैसे जमा कराऊंगा। अब अगर ये पॉलिसी बना के एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सही चल रहा है या नहीं, इसका फीडबैक कौन देगा? तो बना क्लब ऑफ रोम 68 पे। अब ये क्लब ऑफ रोम हर जो भी देश एजेंडा में होता है वहां पे है, हमारे देश में भी है। गूगल करके देख लेना, क्लब ऑफ रोम इंडिया। और जो इंपॉर्टेंट देश होता है उसका मेन क्लब ऑफ रोम में एक नुमाइंदा मेंबर होता है। तो हमारे एमएमएस जी उसमें मेंबर थे, आज नहीं है, वो आगे आदि बताएगा, उसमें मेंबर थे। अब पब्लिक को, आम आदमी को किस तरह से सबवर्ट करना, बुद्धि कैसे मति भ्रष्ट करना। तो एक इंस्टीट्यूट है लंदन में, टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट। खड़ा तो हुआ था 1921 में एस टैविस्टॉक क्लिनिक, साइकेट्रिक क्लिनिक था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी साइकेट्रिक केसेस आ गए थे, पोस्ट ट्रॉमा साइकेट्रिक डिसऑर्डर वगैरह हुआ था। लेकिन रजवाड़ों ने ये सोचा कि उस वक्त कि अपने पब्लिक को सबवर्ट करके रखने के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि उस जहन में जाते थे कि किसका क्या दिमाग चलता है और कैसे उसको सोच बदलना है। तो इंडिपेंडेंस जब हम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तकरीबन जब अपना इंडिपेंडेंस हो रहा था, टैविस्टॉक क्लिनिक तो उनके ब्रिटिश के नेशनल हेल्थ सर्विस में मर्ज हो गया, लेकिन रजवाड़ों ने खड़ा किया टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट। और वो साइकोलॉजी टेस्ट करता है, सारा कुछ टेस्ट करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, लेटेस्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो ये बनाता है कि किस रीजन के किस आदमी की सोच कैसी है। आजकल तो एआई आ गया है, आपका स्मार्टफोन आ गया है, उसके डेटा से देख लेते हैं कि आपकी सोच कैसी है और फिर वो प्लान बनाते हैं कि धीरे 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 आपके सोच को कैसे बदलना, ताकि आप सबवर्टेड रहें। आपके यहाँ सारे ग्लोबल साउथ में जो एजुकेशन सिस्टम है, ये रजवाड़े छोड़ गए। उनको कोई सोच वाला नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था जो मेरे सर्वेंट रहें, मैं बोलूं वो करें। आज भी आपको स्कूल में रट्टा मार के पढ़ाते हैं। ये जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, कोटा वगैरह सब जगह, आकाश इंस्टीट्यूट, कि हम आपको एग्जाम पास करवा देंगे, वो पास करने का तरीका बताते हैं। आपको फाउंडेशन में समझने के लिए क्या है वो नहीं बताते कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके निकल के आ जाए, 1 महीने बाद बच्चे से पूछ लो, वो तो ब्लैंक रहेगा, उसे कख नहीं पता क्या लिख के आया है। सोच तोड़ते हैं। हमारे जमाने में एक आईसीएसई सिस्टम होता था, तब सीबीएसई आया नहीं था, 60s की बात कर रहा हूं। उसमें पूरा प्रैक्टिकली आपको सिखाते थे, लेकिन हमारे जो स्टेट बोर्ड होते थे, जो ज्यादा होता था, उसमें रट्टा पढ़ाते थे।
आज भी आपको कॉलेज में रट्टा पढ़ाते हैं। सो इस तरह से ये आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, और रादर आई वुड से चाहते थे, क्योंकि अब दो चीज गलती हो गई इनसे। एक, शी जिनपिंग ने गलती कर दी, बोला नए वर्ल्ड ऑर्डर में मेरा हुक्म चलेगा। अब वो क्राउन काउंसिल मानेगा? उनकी हुकूमत को चुनौती। दूसरा, हुकूमत को चुनौती जिहादियों ने दे दिया उनके देश में। ग्लोबल साउथ में होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होता रहा है, वो उनके देश में हुआ। तो इन दो से अब उनको झटका लगा, तो उनको चीन को तोड़ना था। तो उसके टक्कर में और कौन था? भारत। अगर भारत को लेना है तो जो राउंड टेबल में सोच वाले बैठे हैं उनको निकालना है। उनके पास तो इतने सालों से, 7 दशक से उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो इतने जल्दी छोड़ देंगे? शेर भी मैन ईटर हो जाता है, आदमी का खून पी लेता है तो मारने के बजाय वो छोड़ता नहीं है, उसको मारना पड़ता है। इन्होंने तो आपका खून चूस लिया है, कैसे छोड़ेंगे? तो आगे क्या बदलाव हो रहा है अब आदि बताएगा। थैंक यू सर। एक दो चीज जो सर ने बताई मैं उसको थोड़ा और ऐड करूंगा विद सर्स परमिशन। एक सर ने बाइल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में बताया। ये जैसे सर ने बोला 1954 में स्टार्ट हुई थी। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको एजेंडा दिखेगा, बट वो बात क्या करते हैं वो नहीं दिखेगा। मैं आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ। 2023 के अंदर इनकी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भारत एक एजेंडा में था, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था इंडिया। 2024 में वो एजेंडा में नहीं है। 2023 और 24 के बीच में क्या हुआ आपके देश में? उसमें क्या हुआ? बट इश्यूज थे। इश्यूज किन्होंने क्रिएट करे? मीडिया की तरफ से। उनकी मीडिया की तरफ से नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो मीडिया यूज किया गया था, डिप्लोमेट, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, ये तीनों उस मीटिंग में थे, बाइल्डबर्ग मीटिंग के अंदर। और ये जितना मीडिया है, जैसे सर ने बताया टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट, ये उनके अंदर काम करके नैरेटिव्स फैलाता है। और जैसे सर ने बोला आपका नजरिया बदलने का काम करता है, ये बेसिकली मीडिया की तरफ से होता है। आपके ऊपर ऑपेड्स लिखे जाते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अभी जैसे कनाडा का इंसिडेंट हुआ, कनाडा ने ऑफिशियली आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से 2 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ गई, और बाद में पता चला कि उनके अपने एनएसए ने वो चीज़ लीक करी थी। तो बहुत लोग बोलते हैं ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं सर ने जो बोला आज क्या हो रहा है। आज के ज़माने में जो नया तेल है वो क्या है? डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो तभी देखिए आप, जितने डेटा वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो अभी नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं। मेरा पर्सनली फेसबुक अकाउंट मैं यूज नहीं कर सकता। मैंने 2-3 बारी डीप स्टेट लिखा उसके ऊपर, बस खत्म। ठीक है, कितनी टेक्नोलॉजी है, एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, और लोग जो बोलते हैं आगे का जो कंट्रोलर रहेगा, ही विल बी द पर्सन हु विल विन इन एआई। चाइना लगा हुआ है उसके अंदर, वेस्ट भी लगा हुआ है उसके अंदर। एंड आप देखें लोग जैसे इलॉन मस्क और ये लोग कितना काम उसमें कर रहे हैं। क्यों? जो अगला फैक्शन अभी निकल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो पता चली है इन डीप स्टेट वालों को कि लेफ्टिज्म जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया था कि साहब हम लेफ्टिस्ट पॉलिसीज लेके क्या करेंगे, आपको
नेशनैलिटी और देश और रिलीजन और इन सब से दूर करके आपको इंडिविजुअलिज्म पे लेके जाते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या है? आजकल कितने जेंडर चलते हैं? कोई गिनती नहीं है। ही, हिम, शी, दे, दम, जिस, ज़ैज़, ज़ूस। ये क्या है? ये आपकी इंडिविजुअलिटी को टारगेट करता है। ये आपको यूनाइटेड नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप अगर आपका आइडेंटिफिकेशन आपका जेंडर है, वो आपका है, बट आप देश से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सो नेशनलिज्म उनके लिए एक डिजीज है। बट कुछ फैक्शंस को उनके अंदर से ये समझ में आ रहा है कि यार इन चीजों से पैसे बनते नहीं है। एट द एंड ऑफ इट, अगर आपको कंट्रोल करना है दुनिया को, तो क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। इनसे पैसे बनते नहीं है। आज तक ये पैसे कैसे बनाते थे? मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ठीक? ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, फिडेलिटी, सर ने बताया है ये। ब्लैक रॉक हथियार बनाता है, उसके बाद दवाइयां बनाता है, हॉस्पिटल चलाता है। तो आप हथियार से लोगों को मारते हो या इंजर करते हो, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हो, वहां पर उसको दवाई देते हो। यूक्रेन का अगर जंग देखें, जो वॉर चल रही है, वहां पर ब्लैक रॉक से सप्लाई होते हैं वेपन्स, और ब्लैक रॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको रीबिल्ड करने को। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, ब्लैक रॉक पैसे बनाएगा। ठीक है जी। गेम सारा पैसे का है। बट आज ब्रेक है, क्योंकि कुछ देश हैं जो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे सर ने शुरू में बताया हमको कि ग्लोबल साउथ के जो पैसे थे, उनसे इन्होंने अपनी कहानी चलाई। अब आपने क्या करा है? आप कौन हो? भारत में आपका एक नया नजरिया पिछले साल आपने शुरू करा, जिसका नाम था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये क्या है? ये एक चैलेंज है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी तरह से लड़ रहे हो उनके साथ, बट आपने एक चैलेंज रखा है उनके उनके सामने। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, जो इन पुराने स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं आज। अब इस चैलेंज के अंदर एक फैक्शन ऐसा है जो बोलता है ये सब बकवास है, इनको हटाइए यहां से, हम इसको नहीं मानते हैं। एक तबका ऐसा है जो बोलता है अच्छा ठीक है, दुनिया बदल रही है, हम किस तरह अपने आप को बदल के इस बदलती हुई दुनिया में अपने आप को आगे लेके जाएं। गेम वही है, गेम पैसा का है और गेम इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का है। तो हमारे एक एनालिसिस के हिसाब से अभी डीप स्टेट में एक क्रैक है। ये क्रैक का फायदा उठाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जहां पर हमारी पोजीशन थोड़ी दुनिया में स्ट्रेंथन होगी, थोड़ा सा हमको दम मिलेगा। आप लड़ नहीं सकते इनसे। आपकी इकोनॉमी टोटल $5 ट्रिलियन भी नहीं है अभी, और सर ने बताया कितना, $550 ट्रिलियन। तो आप पैसे से लड़ नहीं सकते इनसे। इससे लड़ने का एक ही सिंपल तरीका है, वो है हेजिंग योर बेट्स। आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का एक, बोलते हैं ना, ऑल्टरनेटिव चाहिए आपको। सो अगर आपको इनसे लड़ना है, ये आप फेस टू फेस नहीं लड़ पाएंगे, आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल टू फाइट देम। जो शी जिनपिंग ने करने की कोशिश करी, इनसे लड़ने की कोशिश करी, वो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप हालत देख लीजिए चाइना की आज क्या है। आपको एक अलग तरह से, एक भारतीय नजरिए से इसको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से एक हेज बनाएं आप। बिफोर आई आस्क सर कि वो हेज क्या हो सकता है, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। डीप स्टेट एक चीज और यूज करता है, जो आपके अंदर वो कुछ लोगों को प्रिपेयर करता है। अब वो कौन है वो सबको पता है, ठीक है। कुछ लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं,
कुछ लोगों को ग्रांट्स दिए जाते हैं, कुछ लोगों को एम्बेसी में ट्रेनिंग की जाती है। और अगर आप अमेरिकन एम्बेसी के वेबसाइट पे पढ़ें, स्टेट डिपार्टमेंट और जो यहाँ का दिल्ली में एम्बेसी है उनकी वेबसाइट पे पढ़ें, वो कहते हैं कि साहब भारत के अंदर एक एंटी अमेरिकनिज्म है इस टाइम पे। उसको चेंज करने के लिए हमको कुछ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं। उनकी ट्रेनिंग करके हम अपना नजरिया उनके थ्रू देश में फैला सकें। जिनको आज गाली निकालने के टाइम पे हम उनको देशद्रोही बोलते हैं। आप सबको पता है मैं किन किन की बातें कर रहा हूं। सबके सिर हिल रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब बहुत सारे हैं सर, एक एक नहीं है। आप एक को हटाइए, 5 और खड़े होंगे वहां पर। हमारे अंदर बिकने वाले बहुत लोग हैं। तो ये अगर आप बोलें कि एक को हटाइए, एक बंदा है उसको हटाइए तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 15 और निकलेंगे बाहर। रिमेंबर दैट। तो ये एक टैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ हमको नहीं देखना है कि एक इंसान या एक शैतान से आपको प्रॉब्लम है, उसको भगाइए, उसको जेल में डालिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं होगा। बिकॉज 15 और खड़े होंगे और आपके साथ उसी तरह के प्रोटेस्ट, उसी तरह के टेढ़ी मेढ़ी चीजें और उसी तरह के आपका जो अंडर कट करते हैं आपको, वो चीजें वो भी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। और ये जो अवेयरनेस हमारे पास डीप स्टेट की आई है, ये 1 डेढ़ 2 साल पुरानी है। और यहां पर मैं आप सबसे बोलूंगा कि जयशंकर जी की किताब पढ़िए। उसके अंदर वो लिखते हैं इस बारे में कि भारत के पास कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में नंबर 1 उन्होंने लिखा है द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन एक ऐसी जगह है लंदन के बीच में, जहां पर उनका जो किंग क्वीन जो मर्जी है, उसके मेयर से पूछ के जाना पड़ता है उसको। एंड मेयर सादिक खान नहीं है। सादिक खान का काम है ड्रेन साफ करवाना, लाइट लगवाना, बसें चलवाना। मैं लास्ट चीज बोलूंगा आपको, आप कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखिएगा। इनकी पावर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहले तो ब्रिटिशर्स का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको पता है? देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूनाइटेड किंगडम, है ही नहीं। डेमोक्रेसी, राइट? इनके स्पीकर के पीछे एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बंदा बैठा होता है हमेशा। और जब भी उसको दिखता है कि भैया सिटी ऑफ लंदन के इंटरेस्ट को साइड किया जाता है, वो जरा स्पीकर को ऐसे से बोलता है और वहां पर ही डिसॉल्व हो जाता है सब कुछ। ये है इनकी पावर। और एक रीजन है कि हमारे जितने इकोनॉमिक भगोड़े हैं वो वहां पर जाके बैठते हैं। अब सेंस बनता है ना कि नीरव मोदी वहां पर क्यों है, विजय माल्या वहां पर क्यों है, और उनको आप वापस क्यों नहीं ला सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम है सर। तो जितने भी थिंक टैंक्स हैं, देश के अंदर भी काफ़ी थिंक टैंक्स हैं, वेस्ट के थिंक टैंक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कई न्यूज़ चैनल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कॉलर्स हैं, ये सारे बिके हुए हैं इनके हाथ में। तो एक मकड़ी का जाला है ये अंदर। अच्छा, एक और बात है कि जो क्राउन काउंसिल का ये सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये हेज फंड, ये भी एक मकड़े के जाले की तरह करते हैं, ताकि एक दूसरे के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि कोई किसी का पत्ता नहीं काट सके। सही है, ये टैक्टिकल गेम नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अपना तो 4 ट्रिलियन है, वो तो 550 कंजर्वेटिव एस्टिमेट। कितने और कहाँ छुपे हुए किसको पता। ये तो जो ओपन में उनके हेज फंड्स में दे रखा है कि कितना पैसा वो कंट्रोल करते हैं। अब गेम हमें लंबा खेलना है, ये चीनियों से सीखना है। उनका एक गेम है वेइची गो। इट्स अ लॉन्ग गेम, अ लॉन्ग गेम ऑफ इन्फ्लुएंस। चेस नहीं है। प्यादा उसमें एक ही बार चलता है। आप एक प्यादे को एक ही बार चला सकते हो। वो अलग बात है कि 180 प्यादे होते हैं,
दोनों को 180 प्यादे होते हैं। तो वो इट्स अ गेम ऑफ इन्फ्लुएंस, सोच समझ के चाल चलना है। तो इसीलिए आपको एक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आपको प्लान करना पड़ेगा। नियर टू मीडियम टर्म तो पैसे उनके पास है, डेवलपमेंट आपको करना है, तो नेगोशिएशंस आपको करना पड़ेगा। और नेगोशिएशंस कल भी बताया था मैंने, हुई हैं। फ्रंट था अंबानी के छोटे बेटे की शादी, सारे कूद रहे थे कि 5,000 करोड़ ये वो खर्च, ये क्या कर रहा है। अच्छी बात है, उसके तो 2 और बच्चे थे, बड़े बच्चे इससे, एक बेटा और बेटी। उसके शादी में क्यों नहीं हुआ, किसी ने पूछा? कि आप तो खानदान में फूट करा रहे हो, उनके में तो कुछ भी नहीं खर्च किया, यहाँ 5,000 करोड़ खर्च कर दिया। ऐसा नहीं है। प्री वेडिंग 2 हुए थे, फिर शादी हुई, फिर रिसेप्शन हुआ, और हनीमून तो अलग है। 1.5 महीने हाँ, लंबा चौड़ा चला था, वो बात अलग है। पहला जब आपका प्री वेडिंग हुआ था मार्च में, अप्रैल में इनका एजेंडा निकला, आप एजेंडा से निकल गए। कोई खुल के नहीं बताएगा आपको, एविडेंसेस देख के सोच के बनाना पड़ता है, जिसे सर कोर्ट भी कई दफा कहता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दूसरा हुआ, शादी हुई, उसके बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी क्लब ऑफ रोम के मेंबरशिप से हट गए। अब ये जो हमने कहा कि टूट फूट आ गई है, दूसरे गुट को तो समझ आ गई कि तो मेरा पत्ता कट गया। भाई साहब पूरे जोर शोर से आपके ऊपर कूद रहा है वो, और कूदता जाएगा, क्योंकि दिस इज हिज सर्वाइवल। जॉर्ज सोरोस का अगर आप पढ़ते रहे हो, जो भी सारा फंडिंग खत्म हो गया है। यूरोप विच वॉज द मेन इन द क्राउन काउंसिल, उसको लात मार के भगा दिया है, सारा ऑफिस बंद हो गया यूरोप में उसका, क्योंकि वो उन्होंने ध्यान में आ गया है कि ये जिहादियों को तो यही लेके आया है और पंगा यही करा रहा है। ही इज क्लोज्ड एंड आउट, ही इज डाउन टू 40% ऑफ हिज स्टाफ। कुछ लोग जो पेकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे थे भारत में, उनको फंडिंग नहीं मिला, और किस तरह से गिरगिट रंग बदल के अभी आप प्रो मोदी बन गए। इसके पहले तो न्यू नॉर्मल, पोस्ट ट्रूथ और पता नहीं क्या क्या लांछन उड़ा रहे थे, डिक्टेटर, ये वो, लास्ट इलेक्शन, कास्ट, ये वो, और अब मोदी 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 मोदी। क्यों? पैसा वहां से खत्म हो गया। अब उनको लगता है कि मैं ये कर लूं तो यहां से पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर भारत है तो ये सब अपने हैं, और उसमें एक हिंदी में कहावत है, जो अपनों के नहीं वो किसी के नहीं। आपने उनको अपना बनाया, उनको छोड़ दिया, अब हमें अपना बनाने आए हो तो हम मानेंगे? लंबा क्या नीति हमने करना, पहले शॉर्ट टर्म क्या है और मीडियम टर्म, आपने उनके साथ अभी नेगोशिएशन करना है। आपने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना दिया है, तो अब आपका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो गया है। आपने ग्लोबल साउथ को बोल दिया है, लोगों को पता नहीं होगा, हर क्वार्टर उसकी मीटिंग होती है, मोदी जी अपडेट्स लेते हैं उसका, उनका मीटिंग अभी 6 महीने के बाद अभी दोबारा होने वाला है। उसके साथ लेके आप लोगों को हमें रेड लाइंस बना के रखने हैं कि नेगोशिएशंस के लिए हम कहां तक झुक सकते हैं। पैसे चाहिए तो थोड़ा झुकना तो पड़ेगा, कहां तक, क्या है रेड लाइंस, उसको लेके फिर आप धीरे धीरे आगे चलिए। कंकरेंटली आपने अपना एजुकेशन सिस्टम सनातनी पूरा करना है। आई एम सॉरी, ये है जड़, जो ये बोल रहे थे ना, एक को काटो 50 निकलेंगे, ये है आपका रक्त बीज। ये जो एजुकेशन प्रणाली है, ये आपका रक्त बीज है। एक को काटो पता नहीं कितने निकलेंगे, रक्त के बूंदे जैसे गिरते हैं। आप इन सब की मति भ्रष्ट करके रखे हैं। और हम कहते हैं वो मदरसे में जाते हैं, बचपन से जिहादी निकलते हैं, और मैं कहता हूं बचपन से ये स्कूल में जाते हैं, ये सारे लेफ्टिस्ट निकल के आएंगे आपके, और ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये तो वो दूसरे पाले में है, पाला बदलना है,
तो आपने एजुकेशन प्रणाली पूरा चेंज करना है। दूसरा, एकजुट कैसे हों? हमारे फौज में एक होता है, जब आपको लगता है यूनिट ठीक से नहीं चल रही है, तो एक स्टेटमेंट कहते हैं, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। मतलब क्या है? हर पलटन में आपके पास प्रोसीजर्स और सबके लिखित डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसको खोल के दोबारा पढ़ के दोबारा उससे चल के रिवाइज करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम सनातनियों को बैक टू बेसिक्स जाना है, तो हमें तो अपने शास्त्रों वगैरह में जाना है और उसको पढ़ के समझ के आज के सामाजिक वातावरण में अनुकूल उसको बदलना है। तो कैसे करोगे? संस्कृत। आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज पैन भारत है संस्कृत। नहीं तो आप तो थर्ड पार्टी का लेके बैठोगे कि कोई और ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ हर रीजन में अपने लैंग्वेज में वहां पे भी काफी ग्रंथे हैं। तो बच्चे को दूसरा लैंग्वेज जो सीखना चाहिए स्कूल में इज हिज और हर मदर टंग, फुल स्टॉप। अगर बच्चा एक भी है कहीं भी भारत में है, आपकी तो आजकल डिजिटल कनेक्शन सब तरफ है, ऑनलाइन तो कोई भी पढ़ा सकता है उसको। तो ये एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता किसी स्कूल से कि एक ही बच्चा है या दो ही बच्चे हैं। टीचरों की कोई कमी नहीं है। जब ऑनलाइन ट्यूशन एग्जाम पास करने के लिए हो सकता है, तो बच्चे को लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते? जब जूनियर स्कूल में आएगा, तब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ाइए उसको। और अंग्रेजी जो है पार्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, बच्चे के ऊपर है जो पढ़ना चाहता है। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ूं? अंग्रेज क्या चीनियों ने अंग्रेजी पढ़ी थी बिजनेस के लिए? सारे मैंडरिन पढ़ते हैं, और जो बाहर के देशों से ट्रेड करने जाते हैं मैंडरिन पढ़ के जाते हैं। तो उसी तरह हम पैन इंडिया रखें। केवल एक लैंग्वेज है जिसका संस्कृत बेस नहीं है, वो तमिल है, लेकिन वो भी हमारे भारतीय संस्कृति के हिस्सा है। तो आप जब कहोगे कि संस्कृत होगा और मदर टंग होगा, किसको क्या प्रॉब्लम है? सब अपने बच्चों को मदर टंग सिखाइए, और जो आपके लैंग्वेज में ग्रंथ वगैरह हैं पढ़िए। आपको समझ आएगा कि हम कौन हैं, कहां से हैं। और आपके इन्हीं ग्रंथों में, कई लोग सोचते हैं वेद तो केवल राइट्स एंड रिचुअल्स है। ना जी। अगर हम कहते हैं वेदास, सनातन धर्म इज वे ऑफ लाइफ, कहां से आता है? वेदों से आता है। तो वे ऑफ लाइफ के अर्थ का केवल राइट्स एंड रिचुअल्स है? आपकी पूरी जीवनी है, उसमें किस तरह से रह सकते हो, आप कैसे बिजनेस करोगे, खेती करोगे, क्या करोगे, आपका इकोनॉमिक्स कैसे होगा, कॉमर्स कैसे चलेगा, हर चीज है उसमें। लड़ाई कैसे करना है वो भी है। आपको बस उसको समझ के उस जमाने में क्या होता था उसका लिखा हुआ है, आपको वो समझ के आज के सामाजिक वातावरण में उसको उसके अनुकूल परिवर्तन करना। दैट्स इट। फिर आपका सनातनी लॉन्ग टर्म में चलेगा। अभी तो आपको ये लड़ाई लड़नी है। बार बार हमने स्टेट की तरफ नहीं देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, हमने करना है। और अगर वो नहीं कर रही है तो दबाव डालना है। जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे अभी हम राजस्थान में है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। मैंने तो कोई यहाँ पे जयपुर में प्रदर्शन नहीं देखा उसके विरुद्ध, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। गवर्नमेंट तभी काम करती है जब उस पर दबाव आता है कि भाई, पहले भी अब आदि और हम यही बात करते थे कि भाई अगर 100 चीज है गवर्नमेंट के पास करने के लिए, क्षमता उसके पास 15-20 की है, तो वही 15-20 चुनेगा जिसके ऊपर दबाव आया है कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। आप दबाव नहीं डालोगे तो बच्चा जब ज्यादा नहीं रोएगा, माँ थोड़ी आएगी उसके पास। जब ज्यादा रोएगा बिलक के तभी आएगी माँ उसके पास। धीरे धीरे चुपचाप से थोड़ा रोएगा तो माँ सोचेगी अच्छा कुछ हुआ है, ठीक हो जाएगा, चल जाएगा। तो उसी तरह से हमने भी सरकार के ऊपर दबाव डालना, ये नहीं बैठ के सोचना है कि अरे रे हो रहा है, ठीक है हो रहा है। तो आपने क्या किया? एक यूएस का एक बड़ा अच्छा पोस्टर है, वो मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा है। वो आपके तरफ पॉइंट करके पूछ रहा है, आस्क नॉट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन फॉर यू और द स्टेट हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट हैव यू डन फॉर द स्टेट। कैनेडी, या
बट वो बड़ा अच्छा पोस्टर है, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द स्टेट। वही चीज मैं हम आप लोगों पे के दिमाग में डाल रहा हूं। यस, अपना पब्लिक पावर का पावर समझिए। आप दबाव डालेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट लूंगा सर, उसके बाद थोड़े सवालों पे जाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल हैं एंड काफ़ी चीज़ें और कवर हो जाएंगी उसके अंदर। सो वील टेक, आई वांट टू टेक एज मेनी एज वी हैव बीन वेरी ब्रीफ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। आपको एक चीज़ दिखती होगी कि आपको अभी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, किन लाइंस पे? जाति, भाषा। आप एक चीज़ आपने नोटिस करी, सर ने बोला सॉल्यूशन क्या है? भाषा। उनको भी पता है आपका आपका प्लान क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनको भी पता है कि आप अगर अपनी भाषा पे वापस गए, तो उनका बैंड बज जाएगा वहाँ पर। तो ये अभी से ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, आपको पहले ही डिवाइड कर देते हैं, ताकि आप उस तरफ जा ना सको। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने इनका स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ था 1095 एडी में, जब सिटी ऑफ लंदन के साथ विलियम द कॉन्करर की डील साइन हुई थी 1095 में। 1200-1300 साल चल रहा है इनका। जो भारतीय एक सभ्यता थी पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं ना, उसको बनने में कितना टाइम लगा? हजारों साल लगे। उसको टूटने में कितना टाइम लगा? काफी साल लगे। तो आप इसको भी उसी तरह से देखिए, ये बना भी हजारों साल में है और इसको टूटने में भी टाइम लगेगा। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, और ये मैं काफी मजाक में बोलता हूं, हमको सुपर हिंदू नहीं बनना है, जहां पर हम कल सुबह मांगते हैं रिजल्ट। ये नहीं होगा। अभी आपने लड़ाई शुरू करी है, खून बहेगा। बिना खून बहे कोई चीज आप जीत नहीं सकते। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो आपके जहाज के ऊपर कुछ एक बॉम्ब थ्रेट फेंकता है कोई, या आपकी रेलवे लाइन पे कुछ इधर उधर करता है। ये क्या है? मैं आपको एक एक प्रिडिक्शन, बड़ा गलत वर्ड है, बट मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आप अगले 3-4-5 दिनों में देखेंगे होते हुए। आपकी स्टॉक मार्केट पे अटैक होगा। आई डोंट नो दैट, मैंने तो सुबह से अभी ट्वीट नहीं खोला है, बट व्हाई आई से दिस, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स के ऊपर अटैक हो रहा है। हो रहा है। दैट इज एन इकोनॉमिक वॉरफेयर। ओके, दैट टेल्स यू ये लीड अप कर रहा है एक मेन अटैक की तरफ। जो हिंडनबर्ग जैसे हुआ था, वो तो फ्लैट पड़ गया। किसने फ्लैट करा उसको? किसने फ्लैट करा? आवाज नहीं आ रही यार, लंच वंच नहीं खाया? हम नहीं करा। ऐसे ही कुछ और आएगा आपके ऊपर, जरूर। वो टाइमिंग है। जस्ट बिफोर, एक दो हफ्ते पहले, ताकि वो तूर पकड़े और पार्लियामेंट में जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं वो कूड़ेदाने में और इसके ऊपर होगा और वॉकआउट वगैरह होगा और सारा होगा। और पार्लियामेंट में क्या आएगा इस बारी? हाँ, समझिए। अगर आप अपने आप को शातिर मानते हैं, तो वो आपसे 3 कदम आगे हैं। गेम ये है कि आप उससे 3 कदम आगे कैसे चले। हमको सोचना है, हमको समझना है, और हमको यूज करना है यूनाइट होके। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं इन चीजों में, और स्पेशली सनातनियों में हम आपस में ही लड़ते रहते हैं आधा टाइम। तो ये आप सोच लीजिए, और ये मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, उनको भी ये बताइए, उनको भी, इज द वॉइस, उनको भी ये बताइए कि आपके पास आगे अभी युद्ध की घंटी अभी बजी नहीं है। बजी नहीं है, अभी बजेगी। और जो आप अभी तक देख रहे हैं, ये एक मजाक था, ये एक ट्रेलर था। आइए थोड़े सवाल पे चलते हैं।
सर काफ़ी सारे हैं, तो ज़रा मैं जितने ले पाऊँगा मैं ले लूँगा, कोई ऑर्डर में नहीं है, जिस तरह मेरे को पकड़ाए गए हैं, उसी टाइम मैं वैसे-वैसे लेता रहूँगा। सबसे पहले बोलते हैं कि जी, बाइल्डबर्ग कॉन्फ्रेंस में 2025 में हम दोबारा एजेंडा में आएँगे क्या? ये तो डिपेंड करता है किस पाले में ज़्यादा दम है। जैसे 2 पाले में बँट गया है, जिसमें ज़्यादा दम है, मुझे लगता है अनलाइकली, क्योंकि दूसरा पाला काफ़ी शक्तिशाली है। उनको पता है कि पैसा उनका भारत से ही बनेगा, तो 2-3 हेज फंड्स तो ऑलरेडी चाइना में दुकान बंद करके भारत आ चुके हैं। वो आ चुके हैं, तो आप नहीं रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टारगेट में नहीं रहेंगे। अधिकांश वैनगार्ड, ब्लैकरॉक ऑलरेडी कम, ब्लैकस्टोन अधिकांश सर पूछते हैं कि कौन-सा ऐसा एक इवेंट था जिसने डीप स्टेट को फ़ॉर्म किया? मैंने बताया, वही था। मैंने आपको बताया सिटी ऑफ लंदन का जो डील हुआ था। from there they got the experience, carried on. They are in every sector. 2 के बाद करंट जैसे सिस्टम इज़ 2। करंट सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने ये कहा था कि कॉलोनीज टूटने लगे। नाउ दे हैड टू कंट्रोल द ग्लोबल साउथ, जहाँ कॉलोनी था, वहाँ तब ये सिस्टम बना। छोटा छोटा हो के आंसर देना है? अच्छा, नीचे बैठ जा। घुटने टेक के दा फ्रीमेसन सोसाइटी क्या पार्ट है डीप स्टेट की, और हम किस तरह से टाटा, विवेकानंदा और नेहरू को ट्रस्ट कर सकें? ऐसे तो ये उनका एक नैरेटिव होता है कि काफ़ी फेक नैरेटिव्स फेंकते हैं आपके ऊपर। जो लिखित में भी आता है, काफ़ी फेक आता है, जिससे आप किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करोगे और उसके बाद टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट आपके दिमाग को बदल देगा। तो आपके जो चुनिंदे लोग होते हैं, जिसके ऊपर लोग देखते हैं कि हाँ, इन्होंने कुछ किया है, उन्हीं के ऊपर फेक न्यूज़ निकालेंगे। अब कितना सच है, कितना फेक है, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानेंगे। फिर आप किसी न्यूज़ पे भरोसा नहीं करेंगे, देन इट्स एन ओपन प्लेइंग फील्ड। योर माइंड इज़ एन ओपन प्लेइंग फील्ड फॉर देम। टाटाज़ के बारे में एक चीज़ बोलूँगा मैं। उन्होंने अपना बिज़नेस ऐसे टाइम पे एस्टैब्लिश किया था, जब पूरा डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल था। सर ने नेगोशिएशंस के टाइम पे आपको बताया कि कुछ ना कुछ आपको भी देना पड़ेगा। तो यार उन्होंने भी तो कुछ नेगोशिएशन करी होगी ना, तभी तो दुनिया में धंधा चलेगा उनका। करेक्ट? ठीक है? तो इसमें सही गलत को जजमेंट करना थोड़ा ठीक नहीं है। ये ऐसे ही चलती है दुनिया, दिस इज़ रियल लाइफ। हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। नो वन इज़ ब्लैक, नो वन इज़ व्हाइट, देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। और ये आपके वेद में भी लिखा हुआ है। कलयुग में क्या है? कलयुग में जो राक्षस है वो आपके अंदर ही है। किसी सिचुएशन में आप राक्षस हो, किसी सिचुएशन में आप देवता हो, किसी में आप नॉर्मल हो। दैट्स व्हाई विदिन यू देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। सो इन कलयुग, इन योर लाइफ, देयर इज़ नथिंग ब्लैक, देयर इज़ नथिंग व्हाइट। इट इज़ वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। हू हेड्स द डीप स्टेट सर? Used to be the British crown, but it's shifting to the US, and which is to our benefit, क्योंकि ये जो यूरोपियन रजवाड़े थे, they still look upon you as your slaves, whereas it's not कि ये नहीं है कि यूएस के जो MNCs हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, they look on you as a market. So there's a difference between being a slave and being a market. वर्मा जी पूछते हैं, हाउ डू यू मेजर, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन है? क्या ये मेजर डिफेंस, कल्चर, एजुकेशन से मेजर की जा सकती है? The first front line of your defense is your education system. डिफेंस क्या करेगा? इसी एजुकेशन सिस्टम से तो लोग आएंगे अंदर। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर एजुकेशन सिस्टम विच रन्स एंड डिफेंड्स योर कल्चर। इट्स अ सनातनी एजुकेशन सिस्टम, दैट्स योर फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस। देन यू विल हैव सनातनीज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये डीप स्टेट को अबॉलिश कैसे करें सर? क्या कर सकते हैं? भाई, आपके मेरे जीवनी में तो होगा नहीं। लेट अस लुक एट द लेट आवर progenies look at the 21st, 22nd century if they can do something. बोलिए।
डीप स्टेट हमारे अंदर पेनिट्रेट कर रहा है एफडीआई से सर, कैसे बचाएं अपने आप को? देवेश पंडित जी पूछते हैं। भाई वही बोला आपने, अपना रेड लाइंस देना है कि कितना एफडीआई आप लोगे, कहाँ लोगे, क्या करोगे। बट मेरा डर ज़्यादा है एफडीआई से, ज़्यादा इस डेटा। क्योंकि अगर अब मेरा डेटा जा रहा है उसके पास, एआई के लिए आपको डेटा चाहिए। अगर मेरा डेटा जा रहा है उसके पास, तो वो क्या-क्या बना के आपको बेवकूफ़ बनाएगा। वो कैम्ब्रिज एनालिटिका तो एक छोटा-सा हिस्सा है, छोटा-सा हिस्सा है, क्या-क्या कर देगा आपका। तो डेटा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, बट एफडीआई आपको चाहिए। उसके बगैर तो आप कैसे प्रगति करोगे? आपको चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको डिबेट करके सरकार को अपने एक्सपर्ट्स के साथ वो रेड लाइन्स बना के रखना है कि यहाँ ही मैं दूँगा, इतना ही लूँगा। और एफडीआई इतना नहीं लेना चाहिए कि वो आपके जीडीपी को कंट्रोल करने लगे, कि भाई निकाल दिया तो आपकी जीडीपी गिर गई। लास्ट में सर, आर वी रेडी फॉर द वॉर? क्या हम तैयार हैं इस लड़ाई के ये लिए? तो आप लोग बताएँगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप मैं तो आप लोग बताएँगे कि आप क्या हम तैयार हैं। तैयार हैं? आर वी रेडी टू फाइट? आर वी रेडी टू सैक्रिफाइस? Are we ready if required to shed blood? Because the war is a war is a war. We are the nation. Nation is with us, nothing without us. We have to make them ready. If you are ready, then you will push and make everybody ready. Thank you.